हाय माय डियर स्टूडेंट, आई एम रितेश कुमार वर्मा। जैसा कि हमने आपको इसके पहले टॉपिक में आपको ये बताया था कि प्लांट में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आज हम बात करेंगे एनिमल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। प्लांट में हमने आपको बताया था और प्लांट में जो है सब कुछ जो है अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमने आपको बताया था। अगला टॉपिक हमारा है जंतुओं में। जंतुओं में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। जैसा कि आप लोग ये जानते हैं कि जो हायर एनिमल होते हैं, ठीक है, बहुत प्रकार के अनेक प्रकार के जो है एनिमल्स हैं, जिनमें जो मतलब ये भी आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, लेकिन हम सेक्सुअल की बात करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मतलब मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन की आवश्यकता होती है। मेल और फीमेल, मेल एंड फीमेल, नर तथा मादा दोनों जननांगों की आवश्यकता होती है। बहुत से एनिमल ऐसे होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं या जो हम यूनिसेक्सुअल होते हैं, बहुत से होते हैं बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी एक लिंगी और द्विलिंगी। ठीक है, जैसे जो जंतु जो हम मतलब द्विलिंगी होते हैं, जैसे आप बात कर लीजिए जो है एनिलिडा में, एनिलिडा जो है मतलब केचुए का अर्थवार में जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही बॉडी में पाया जाता है। लेकिन इनमें जो है मतलब क्या है कि इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस या आप ये कह सकते हैं मतलब सेक्स प्रोसेस जो होता है, कॉपुलेशन प्रोसेस, वो उसके लिए जो मतलब दो एनिलिडा की या दो अर्थवार्म की आवश्यकता होती है, तो उनमें जो है मतलब उस प्रकार से होता है। और हायर एनिमलों में हम देखें तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है लैंगिक द्विरूपता। तो लैंगिक द्विरूपता शो करते हैं और लैंगिक द्विरूपता प्रदर्शित करने के साथ साथ यानी कहने मतलब नर तथा मादा जननांग अलग अलग शरीर पर भी और जो है अलग अलग संरचना में दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं होता मतलब जो है ये अलग ना, उन्हें बाहर से देखने पर ही पता चल जाता है। और दूसरी चीज कि कुछ जो है मतलब जो फर्टिलाइजेशन होता है कुछ जंतुओं में इंटरनल होता है, इंटरनल, और कुछ में एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होता है। इंटरनल जो होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब ये जो है स्पर्म और ओवम का फ्यूजन उस जंतु के बॉडी के अंदर यानी शरीर के अंदर हो रहा है, तो वो जो है इंटरनल कहला है। ठीक है, जैसा कि ह्यूमन बींग्स फैलोपियन ट्यूब में होता है, निषेचन नलिका में स्त्री के शरीर में जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसके अंदर होता है। और पुरुषों मतलब जो है उसमें मतलब जो है, और अगर मेढकों की बात करें हम एक्सटर्नल में, मेढक है, मछली है, तो इनमें क्या होता है कि इनका ओवम जो है शरीर से बाहर आ जाएगा और स्पर्म भी उसी ओवम के पास जो है सीक्रेट हो जाएगा और ये जो मतलब शरीर से बाहर फर्टिलाइज होते हैं। तो इस प्रकार से कुछ जंतु जो है इंटरनल, कुछ एक्सटर्नल या जो है कुछ बाह्य निषेचन, कुछ आंतरिक निषेचन का प्रोसेस दिखाते हैं। हमको सबसे मतलब जो हमको इसमें पढ़ना क्या है कि जो है आपके 10th के क्लास में मानव में जो है लैंगिक जनन या मनुष्य में लैंगिक जनन की बात करते हैं। मनुष्य में लैंगिक जनन की बात अगर करिए तो जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, ठीक है, तो इसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी जो मतलब मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं और हाईली जो है डेवलप जो है सेक्स ऑर्गन होता है, अत्यधिक विकसित जननांग होते हैं। इनके जननांग जो है मतलब स्त्रियों में जो है अलग प्रकार की संरचनाएं होती हैं, पुरुषों में अलग प्रकार की होती हैं। पुरुषों में जो मतलब आप कह सकते हैं पुरुष के जननांग जैसे टेस्टिस, ठीक है, एपिडिडाइमिस या फिर वास डिफरेंस और सेमाइनल वेसिकल, इजैकुलेटरी डक्ट, तो ये सब मतलब जो है आप कह सकते हैं टेस्टिस वृषण हो गया, आदिवृषण हो गया, ठीक है, शुक्रवाहिनी हो गई, उसके बाद शुक्राशय हो गया, फिर जो आस्फलम नलिकाएं हो गई, ये सब जो मतलब अलग अलग जो है कुछ उसमें ग्लैंड भी पाए जाते हैं। तो उनका जो मतलब उन सब चीजों का मतलब अलग अलग अध्ययन किया जाता है मनुष्य में। और उस पॉइंट पे जो मतलब और स्त्रियों में जो होता है, स्त्रियों में अंडाशय होता है यानी ओवरी, ठीक है, ओवरी होगा। और जो है मतलब ओवरी के साथ साथ जैसे आप देखते हैं मतलब 2 पेयर में ओवरी है, फिर जो है उसमें फैलोपियन ट्यूब होते हैं, यूट्रेस होता है, वेजाइना होता है, ये सब अंग जो है मतलब किसमें होते हैं, स्त्रियों में पाए जाते हैं। तो
स्त्रियों में ये सब ऑर्गन पाए जाते हैं इस प्रकार से, मतलब जो है इनमें अलग प्रकार से, जैसे ये भी चीज होता है कि इनमें एक सेक्सुअल की मैच्योरिटी पीरियड होता है, एक जो परिपक्वन अवस्था होती है जिसे यौनावस्था कहते हैं। तो यौनावस्था और जो है परिपक्वन अवस्था जो भी होता है, मतलब एक जो है मतलब जो है निश्चित एज पर होता है, एक जो है एक्यूरेट एज पर होता है, निश्चित समय पर समयावधि पर होता है। तो ये कंडीशन मतलब जो है इसमें होता है, जैसे यौनावस्था या यौनावस्था या जिसे प्यूबर्टी कहा जाता है। प्यूबर्टी पीरियड जो होता है वो जो है मतलब यदि आप बात करें तो मतलब बॉयज में बात करें तो बॉयज में जो प्यूबर्टी पीरियड जो होता है ये आप कह सकते हैं लगभग 12 से 14 वर्ष, मतलब जो है लड़कों में 12 से 14 वर्ष में होता है, और लड़कियों में जो हार्मोन्स निकलता है वो टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन हार्मोन्स, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होता है। इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के कारण जो है उनके बॉडी में जो है मतलब अलग प्रकार का परिवर्तन होता है, या आप कह सकते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट होता है, या आप कह सकते हैं मतलब जो है एक प्रकार से द्वितीय लैंगिक लक्षणों का होता है। गर्ल की बात करें हम या लड़कियों में या बालिकाओं में ये मैच्योरिटी पीरियड थोड़ा सा कम होता है, आप कह सकते हैं कि 11 से 12 वर्ष, ठीक है, या 10 से 12 वर्ष आप कह सकते हैं। तो ये जो है थोड़ा इन्वायरमेंटल कंडीशन पर भी डिपेंड करता है। इसमें है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट होता है। और यदि बॉयज में बात करें कि मतलब बॉयज में क्या जो मतलब लैंगिक लक्षण क्या होते हैं, यदि मतलब जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण का बालकों का मतलब ये होता है जब टेस्टोस्टेरोन जो है 12 से 14 वर्ष में जो है सिक्रीट होना शुरू हो जाता है, यानी टेस्टिस एक्टिव हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। उस कंडीशन में क्या होता है कि जो मतलब जैसे शरीर में शारीरिक परिवर्तन होता है, जैसे कंधों का चौड़ा होना, ठीक है, वक्षस्थल का बढ़ना, ठीक है, ये सब मतलब जो है ग्रोथ होगा। दूसरी चीज आवाज में भारीपन आना, स्वभाव में उग्रता आना, ठीक है, लैंगिक अंगों के पास बालों का उगना, फिर जो मतलब दाढ़ी मूछ का आना, ये सब जो मतलब पुरुषों का जो है कैरेक्टर होता है। पुरुष कैरेक्टर या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो सीक्रेट होता है उसी हार्मोन्स के कारण ये जो है बॉडी में डेवलपमेंट होता है। और ये डेवलपमेंट अगर आप ये कहें ये डेवलपमेंट अचानक नहीं होता है, धीरे धीरे शरीर में परिवर्तन होता है, और इस प्रकार से मतलब जो है ये पूर्ण रूप से डेवलप होकर के जो है एक मतलब जो है बालक, एक जो है मेल जो है आप ये कह सकते हैं कि यौनार्जित करता है, या अपने जो मतलब किशोरावस्था में या एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि उनके उनमें जो है जनन क्षमता विकसित हो जाती है। और दूसरी चीज ये है कि अपने विपरीत लिंग की तरफ आकर्षण बढ़ जाता है, और जो मतलब ये सब कंडीशन कहने का मतलब कि जो है ये अधिकतम मतलब जो विकसित कंडीशन होता है। स्त्रियों की बात यदि करें, स्त्रियों में क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स के कारण जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करता है या द्वितीयक लैंगिक लक्षण स्त्रियों में डेवलप करता है। तो इसमें जैसे मतलब जो है दुग्ध ग्रंथियों का जो है विकसित होना, ठीक है, यानी जो मसल्स होते हैं चेस्ट पर जो है मतलब चेस्ट के जो है मतलब विकास की प्रक्रिया, या फिर और जो मतलब ये कह सकते हैं कि जो हिप बोन होती है, ठीक है, हिप बोन का जो है हाईएस्ट विकसित हो जाना, आवाजों में जो है पतलापन आना, ठीक है। और दूसरी चीज ये होती है जैसे मतलब जो है कि जो शरीर में मतलब जो है इंटरनल ऑर्गन होते हैं, आंतरिक अंग होते हैं, आंतरिक अंगों में जैसे यूट्रस विकसित हो जाएगा, ओवरी विकसित होगी, एक्सटर्नल ऑर्गन में वेजाइना विकसित होगा, ये सब मतलब जो है डेवलप करेंगे। तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो है किसमें कहलाता है, स्त्रियों में, या जो है आप कह सकते हैं गर्ल में, ठीक है। तो हम इसमें से सबसे पहले बात करते हैं नर जनन तंत्र की, ठीक है, नर जनन तंत्र की। वैसे जो मतलब ह्यूमन में क्या होता है, ह्यूमन में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ते हैं उसे यूरिनो
जेनाइटल आर्गन कहा जाता है या यूरिनो जेनाइटल सिस्टम कहा जाता है, मूत्र जनन तंत्र कहा जाता है। ठीक है, तो इनमें जो मतलब टेस्टोस्टेरोन जो निकलता है वो कहां से निकलता है? टेस्टिस से। टेस्टिस में जो मतलब आपको एक मतलब अंतराली कोशिकाएं होती हैं, उन अंतराली कोशिकाओं से जो है टेस्टिस हार्मोन्स निकलता है। इनमें जो है अनेक पार्ट होते हैं, जैसे कि आपको हम बताते हैं सबसे पहला पार्ट है टेस्टिस या वृषण। ठीक है, नर जनन तंत्र में जो है पहला पार्ट हमारा है टेस्टिस या वृषण। टेस्टिस जो होता है वो जो है आप ये कह सकते हैं बॉडी कैविटी से बाहर, ठीक है, यानी उदर गुहा से बाहर, शरीर के बाहर जो है एक आप कह सकते हैं वृषण कोश में, ठीक है, स्क्रोटल सैक में, स्क्रोटल सैक में जो है टू पेयर में, लेफ्ट और राइट टू पेयर में क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं बॉडी से बाहर। इनकी संरचना जो इनका मतलब जो है साइज की बात करें, साइज में जो है 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा होगा, लगभग जो है 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा होगा और 3 सेंटीमीटर मोटा होगा। ठीक है, यानी इसकी ये संरचना होती है। और इसी के अंदर शुक्र जनन नलिकाएं, टेस्टिस के अंदर जो है शुक्र जनन नलिकाएं जो है बहुत ही कुंडलाकृत आकृति में होती हैं, या आप ये कह सकते हैं एक प्रकार से जो कॉम्प्लेक्स रूप में, देखिए यहाँ पे मतलब जो बताया गया ये शुक्र जनन नलिका होती है, या जिसे सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल कहा जाता है। क्या होता है? सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल। तो सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल से ये सब इसमें पड़ी हुई है, जिनमें क्या होता है, इसे सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या होता है, जर्म सेल, जर्म सेल, और इन्हीं जर्म सेल के द्वारा जो है किस चीज का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का, या आप ये कह सकते हैं शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं, शुक्र जनन नलिका होती है जिसमें जो है जनन कोशिकाएं उपस्थित होती है, शुक्र जनन कोशिका उपस्थित होती है, जिससे शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो और बाहर ये शुक्र जनन नलिका जब बाहर जो है टेस्टिस से बाहर निकलती हैं, तो ये जो मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि मतलब क्वाइल्ड स्टेज में होंगी या कुंडलित अवस्था में होती हैं, और इस कुंडलित अवस्था को ही हम आगे जो मतलब बताएंगे इक्विडिडाइमिस कहा जाता है, या जो है अधिवृषण कहा जाता है। ठीक है, तो यानी मतलब जो है इसी के अंदर जो है स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ये देखिए स्क्रोटल सैक या अंडकोश जिसे कहा जाता है, जिसके अंदर जो है टेस्टिस होता है, यानी लेफ्ट और राइट पार्ट। दूसरी चीज क्या होता है कि टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग जो है 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड जो है बॉडी से लो होता है। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर से लगभग 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होते हैं, लो होते हैं। क्यों? क्योंकि जो है मतलब स्पर्म फॉर्मेशन के लिए हाईएस्ट मतलब जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड बॉडी टेम्परेचर है, उससे कम होना चाहिए 2-3 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी आप ये कह सकते हैं 2-3 का मतलब लगभग जो है 34-35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए, तभी जाकर के स्पर्म का डेवलपमेंट और मैच्योरेशन हो पाएगा। इसीलिए ये एक प्रकार का स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस प्रकार से शरीर का जो है एक मतलब जो है आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है कि इसीलिए टेस्टिस को शरीर से बाहर रखा गया है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है और इस टेम्परेचर पर स्पर्म का फॉर्मेशन हो नहीं पाएगा, इसलिए उसको जो है बाहर रखा गया। अगला पार्ट है इसमें, ठीक है, टेस्टिस के बाद जो ये बाहर निकला हुआ है, ठीक है, बाहर जो मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि कुंडलित अवस्था में जो नलिका निकली है, जिसकी लंबाई लगभग 6 सेंटीमीटर होती है, वो अधिवृषण या इपिडिडाइमिस कहलाता है। ठीक है, इपिडिडाइमिस यानी जो मतलब टेस्टिस होता है, टेस्टिस के अंदर जो मतलब आप ये कह सकते हैं सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है रीटे टेस्टिस बनाती है, रीटे टेस्टिस से फिर बाहर इपिडिडाइमिस के रूप में निकलता है। तो इपिडिडाइमिस जो होता है इसमें स्पर्म को जो बनते हैं वो जो है मतलब आप ये कह सकते हैं सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बनते हैं, और सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स से होते हुए रीटे टेस्टिस से होते हुए कहां पर पहुंचता है, इपिडिडाइमिस में पहुंचता है, या जो है अधिवृषण में पहुंचता है, और यहीं पर जो है स्पर्मों का क्या होता है, मैच्योरेशन होता है, मैच्योरेशन या परिपक्वन
या मेच्योर परिपक्व होती हैं, या आप ये कह सकते हैं कि मतलब जो है ग्रोथ कर जाते हैं, यानी कहने का मतलब कि वो जो है मतलब इस स्टेज पे होंगे कि अब उनको जो है किसी भी प्रकार का मतलब ग्रोथ नहीं करना है, वो डायरेक्टली जो है मतलब क्या कर सकती है, फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। तो एपिडिडाइमिस में ये मेच्योर हो गई। उसके बाद का पोर्शन जो मतलब एपिडिडाइमिस से एक जो है लंबी नली होती है, जो हमारे जो मतलब कहां पर प्रवेश करती है। देखिए यहाँ पे मतलब जो है सब स्ट्रक्चर पूरा दिखाया गया है, इस स्ट्रक्चर में आपको हम बताते हैं कि एपिडिडाइमिस से होता हुआ जो मतलब ये शुक्रवाहिनी या वास डिफरेंस, ठीक है, वास डिफरेंस की भी संख्या दो होगी। वही अगर जिस प्रकार से एपिडिडाइमिस दो होगी, उसी प्रकार से वास डिफरेंस दो होगी। और वास डिफरेंस की संख्या जो दो होती है, इसकी लंबाई जो होती है वो जो है मतलब 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर ये लंबा होता है, ठीक है। जिसके थ्रू कुछ नहीं होता, मतलब सिर्फ इसके थ्रू क्या होता है कि जो हमारा स्पर्म होता है मेच्योर हो गया जो एपिडिडाइमिस में, वो मेच्योर स्पर्म या परिपक्व जो है शुक्राणु जो है कहां से मतलब जो है वास डिफरेंस से होते हुए शुक्रवाहिनी से, ये शुक्रवाहिनी से होते हुए जाकर के सेमाइनल वेसिकल या शुक्राशय में क्या होते हैं, संचित होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद वाला पोर्शन शुक्राशय, ठीक है, या सेमाइनल वेसिकल है, जो लगभग 5 सेंटीमीटर लंबा थैली के समान संरचना होता है। 5 सेंटीमीटर लगभग जो है लंबा और थैलीनुमा संरचना होता है। इसमें जा करके स्पर्म हमारा स्टोर होता है या शुक्राणु स्टोर होता है, और इसके थ्रू सेमाइनल वेसिकल से जो है कुछ सिक्रीशन निकलता है, और उस सिक्रीशन तथा स्पर्म के मिलने से सीमन बनता है। सीमन या बीरे का निर्माण होता है। क्या बनता है, बीरे का फॉर्मेशन होता है। और इससे जो मतलब ये चीज होता है, जैसे यहाँ पे देखिए आपको यूरेथ्रा या मूत्र मार्ग की बात कर दी गई है। तो मूत्र मार्ग जो होता है, उसी मूत्र मार्ग से हमारी जो है एजेकुलेटरी डक्ट जुड़ी होती है, या जिसे अस्खलन नलिका कहते हैं। अस्खलन नलिका शुक्राशय से निकलती है और आकर के जो हम मतलब मूत्र मार्ग से आकर के अटैच हो जाती है उस स्थान पर जहां पर एक प्रकार की ग्लैंड पाई जाती है, जिसे प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड कहा जाता है। और प्रोस्टेट ग्लैंड से आगे का पोर्शन क्या होता है, हमारा पेनिस होता है, ठीक है, या सीसर पेनिस, जिसके द्वारा जो है यूरिन, मूत्र और जो है स्पर्म या आप कह सकते हैं सीमन शरीर से बाहर निकलता है। तो ये सब संरचनाएं हैं जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। आगे आप देख लीजिए, 2 एक्सेसरी ग्लैंड भी पाया जाता है, या 2 सहायक ग्रंथियां भी पाई जाती हैं ह्यूमन बॉडी में। तो दोनों सहायक ग्रंथियों में से एक है प्रोस्टेट ग्लैंड और एक है आपका काउपर्स ग्लैंड, ठीक है। तो काउपर्स ग्लैंड और जो है प्रोस्टेट ग्लैंड जो है सीमन के फॉर्मेशन में लगभग जो है 25% जो है क्या होता है, सहायक होता है। दूसरी चीज क्या करता है कि जो एसिडिक मीडियम है, जो मतलब जो है इसका जो यूरेथ्रा यानी आप ये कह सकते हैं यूरिनरी डक्ट का, ठीक है, या मूत्र मार्ग का जो है एसिडिक कंडीशन होता है, उस अम्लीय अवस्था को क्षारीय अवस्था में बदलता है। स्पर्म के जो है आवागमन को सुगमता प्रदान करता है। ये सब चीजें जो मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड जो है यूज करता है। मूत्र को जो है निकलने से रोकता है। और काउपस ग्लैंड भी जो मतलब क्या करती हैं कि स्पर्म के सिक्रीशन से कुछ पहले, ठीक है, कुछ जो है सफेद रंग का लसलसा पदार्थ निकालती है, ठीक है। और वो लसलसा पदार्थ पूरे जो मतलब आप ये कह सकते हैं यूरिनरी या जो है आप यूरिनरी जेनेटल ट्रैक में क्या होता है, फैल जाता है। और जब ये सब फैल जाता है तो जिससे जो है स्पर्म के जो मतलब मूवमेंट में क्या होता है, आसानी होती है। तो इस प्रकार से ये जो मतलब क्या था, ह्यूमन बॉडी में जो है क्या थे कि मतलब जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में थे। हम थोड़ा सा फिगर में आप देख लेते हैं कि देखिए यहाँ पे यूरेथ्रा दिखाया गया या मूत्राशय, यूरेथ्रा। इस यूरेथ्रा से जो है निकली हुई यूरिनरी डक्ट यानी जहां जो किडनी से जो है यूरिन को लेकर के आती है मूत्र नलिका
और इस मूत्र नलिका मतलब मूत्राशय से एक देख लीजिए मतलब एक मार्ग निकला हुआ जिसे कहा जाता है यूरेट्रिक ट्रैक्ट या मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग, तो मूत्र मार्ग जो होते जो है मतलब मूत्र शरीर से बाहर निकलता है, पेनिस या इसे कहते हैं सीशन, सीशन होता है। ठीक है, इधर सिर्फ एक ही टेस्टिस का जो है फिगर दिखाया गया है, एक टेस्टिस का दिखाया गया है जिसमें आप देख रहे हैं सेमानिफेरस ट्यूब्यूल्स यहाँ होती हैं जिसे जो है शुक्राणु जनन नलिका कहते हैं। शुक्राणु जनन नलिका, जनन नलिका। टेस्टिस है जिसे वृषण कहा जाता है, वृषण एक गोल सा भाग टेस्टिस है। टेस्टिस के अंदर सेमानिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं और एपिडिडाइमिस जिसे आधि वृषण कहा जाता है, आधि वृषण। और फिर वास डिफरेंस है जिसे शुक्रवाहिनी कहा जाता है, शुक्रवाहिनी। काउपर्स ग्लैंड को काउपर्स ग्लैंड ही कहा जाता है, काउपर्स ग्रंथि। और प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रंथि। इजैकुलेटरी डक्ट को स्खलन नलिका कहा जाता है, स्खलन नलिका। और सेमाइनल वेस्किल को जो है शुक्राशय कहा जाता है, शुक्राशय। थोड़ा सा इस फिगर में आप देख लीजिए कि टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर सेमानिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। इस सेमानिफेरस ट्यूब्यूल्स जो इस प्रकार से जैसे आप देख रहे हैं ऐसे कुंडलित अवस्था में, ये जो मतलब नलिकाएं हैं कुंडलित अवस्था में पाई जाती हैं और ये सब नलिकाएं जुड़ करके बाहर जो निकलती हैं वो एपिडिडाइमिस के रूप में निकलती हैं। इन सेमानिफेरस ट्यूब्यूल्स में ये जो है क्या होता है, जर्म सेल होता है या स्पर्म फॉर्मेशन वाला सेल होता है। जो स्पर्म का फॉर्मेशन स्पर्म फॉर्मेशन या शुक्राणुओं का निर्माण करता है, शुक्राणुओं का निर्माण करता है। यहाँ शुक्राणु निर्मित तो हो रहे हैं, शुक्राणु का फॉर्मेशन हो रहा है और शुक्राणु या स्पर्म जो है निकल करके बाहर जो एक कुंडलित नलिका होती है, ठीक है, क्वाइल जो है ट्यूब्यूल्स होता है। इस ट्यूब्यूल्स के अंदर आती है जो एपिडिडाइमिस कहलाता है या आधिवृषण कहलाता है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि एपिडिडाइमिस हमारा 6 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। तो इस एपिडिडाइमिस में कुछ समय के लिए जो है स्पर्म रुकते हैं और यहाँ पर वो मेच्योर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनका फॉर्मेशन हुआ है, इमेच्योर कंडीशन में है, अपरिपक्व अवस्था में है। इसमें आकर के ये मेच्योर होते हैं और मेच्योर होने के बाद फिर एक लंबी नलिका होती है जिसे वास डिफरेंस कहा जाता है या वास डिफरेंसिया या शुक्र वाहिनी कहा जाता है। इस शुक्र वाहिनी से होता हुआ जो स्पर्म होता है वो कहाँ पहुंचता है, सेमाइनल वेसिकल में या शुक्राशय में। ठीक है, शुक्राशय में पहुंचता है और शुक्राशय में मतलब जो है जाकर के ये एकत्रित होता है। शुक्राशय के द्वारा भी कुछ जो हमारा जो मतलब सेमाइनल वेसिकल है ये भी एक प्रकार के जो मतलब मटेरियल लिक्विड मटेरियल का सिक्रीशन करता है। तो जो मतलब सेमाइनल वेसिकल सिक्रीशन प्लस स्पर्म इज इक्वल टू सीमन, या जो मतलब जो है शुक्राशय का जो है जो श्रावण होगा, शुक्राशय के द्वारा श्रावण और जो हमारा जो है शुक्राणु होगा वो दोनों मिल करके क्या वीर्य का निर्माण करते हैं। अब वीर्य का निर्माण करते हैं तो इसमें आप देख रहे हैं कि मतलब जो है यहाँ से जैसे जो मूत्र मार्ग है या यूरेट्रिक ट्रैक्ट है वो मार्ग और फिर यहाँ से आ करके जो है हमारा क्या है इजैकुलेटरी डक्ट या शुक्र स्खलन नलिकाएं जो है एक साथ यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जहां पे मिल रहे हैं वहीं पर स्थित होता हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड उपस्थित होता है। इस प्रोस्टेट ग्लैंड का काम उसी प्रकार से होता है जैसे हमारे जो मतलब घाटी ढापन जो नहीं होता
घाटी ढापन जो श्वास नली को, अगर श्वास लेते हैं तो वो भोजन नली को बंद करती है, यदि भोजन निकल रहे होते हैं श्वास नली को बंद करती है। दूसरी प्रकार से जो है प्रोस्टेट ग्लैंड भी काम करती है। यदि हम जो है मतलब यूरिन का सिक्रीशन कर रहे हैं तो स्पर्म के सिक्रीशन को रोकेगा, यानी एक वाल का काम करेगी। और यदि यूरिन का जो स्पर्म का सिक्रीशन या सीमन का सिक्रीशन हो रहा है तो यूरिन सिक्रीशन को रोक देता है। आगे फिर उससे थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, जैसे मतलब जो है इसी में यूरिनरी ट्रैक में हमारा काउपर्स ग्लैंड पाया जाता है, जो इस पूरे मार्ग को एक जो मतलब लसलसे पदार्थ के द्वारा जो है क्या कर देता है, लुब्रिकेंट कर देता है, इसे गीला कर देता है, लसलसा बनाता है, जिसके द्वारा जो मतलब स्पर्म के जो है मूवमेंट में क्या हो, आसानी हो। तो ये जो है फिगर था हमारा, जो मतलब क्या आप कह सकते हैं मेल सेक्स ऑर्गन का फिगर था, जो आपके लिए जो मतलब हाई स्कूल ऑब्जेक्टिव से मतलब आप देखें क्वेश्चन एग्जाम ऑब्जेक्टिव से, तो ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है। कभी कभी तो इसी का नामांकित चित्र पूछ लिया जाता है या और भी मतलब जो उस प्रकार से पूछा जाता है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं स्पर्म के बारे में। स्पर्म कैसा हमारा, तो स्पर्म जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, ठीक है, या उनमें गतिशीलता होती है, ठीक है, स्पर्म में गतिशीलता होती है। और जो ह्यूमन बॉडी का जो ओवम होता है, यानी जो मतलब ह्यूमन में, मानव में जो है, स्त्रियों में जो ओवम पाए जाते हैं वो जो है क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, गतिविहीन होते हैं। यानी यहाँ पर जो एक प्रकार का फर्टिलाइजेशन होता है वो उगैमस टाइप होता है, अंडयुग्मकी प्रकार का। जैसे हम इस प्रकार से देखिए स्पर्म का फॉर्मेशन कर लेते हैं। एक स्पर्म का फिगर हम ड्रा कर रहे हैं, स्पर्म का फिगर भी, ठीक है, ऐसे स्पर्म का फिगर आप बनाइएगा। ये हुआ स्पर्म का फिगर, ये ठीक है। अब इसमें जो हम मतलब जैसे कि आप देखेंगे कि जो इसमें जो हम मतलब स्पर्म को जो होता है, आप यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे स्ट्रक्चर ऑफ शुक्राणु की संरचना, शुक्राणु की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ठीक है। तो इसमें जो मतलब जो आपका जैसे यहाँ पे देखते हैं जो मेन पार्ट होता है, यहाँ पर थोड़ा सा एक आगे की तरफ कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जिसे जो हम कहते हैं एक्रोसोम, ठीक है। और यहाँ पर जो है मिडिल पार्ट में जो होता है, यहाँ पर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ठीक है, रेटिकुलेट माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और उसके बाद जो इसके बाद वाला पोर्शन होता है, इसके बाद जो पाया जाता है यहाँ पे जो मतलब लास्ट तक आप कह सकते हैं, इसके टेल में भी कुछ एक्सियल फाइब्रिल पाए जाते हैं, या जैसे अक्षीय तंतु कहते हैं, अक्षीय तंतु, ठीक है। ये स्पर्म का जो है क्या है, यहां से आप यहां से यहां तक कहेंगे हेड पार्ट है, हेड भाग होता है। और इस हेड के अंदर जो मतलब न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है, न्यूक्लियस, और ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो ये हेड पार्ट हो गया, और ये यहां से यहां तक मिडिल पार्ट हो गया। और इसके बाद वाला जो पोर्शन बच रहा है हमारा, ये इतना टेल हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये कहेंगे कि जो मानव शरीर में जो शुक्राणु होती है, शुक्राणु जो होते हैं, उस शुक्राणुओं में जो मतलब क्या होता है कि 3 भागों में उन्हें डिवाइड किया जाता है। 3 भागों में, पहला भाग इनका हेड होता है या शीर्ष भाग होता है, दूसरा मध्य भाग होता है, और तीसरा पुच्छ होता है। यानी ये हो गया शीर्ष,
शीर्ष भाग होगा, ये मध्य भाग होगा, मध्य भाग, और ये जो है पुच्छ भाग होगा, पुच्छ भाग। ठीक है, तो हेड जो होता है, हेड में हैप्लॉइड केंद्रक पाया जाता है या न्यूक्लियस आगुणित होता है। कैसा कंडीशन होता है? आगुणित। केंद्रक जो होते हैं वो आगुणित होते हैं, यानी इसमें क्रोमोसोम नंबर 23 होता है, 23 क्रोमोसोम नंबर होता है। आगे एक्ट्रोसोम पाया जाता है। एक्ट्रोसोम उस समय वर्क करता है जब ओवम और स्पर्म का आपस में जो मतलब मिक्सअप होता है, उस समय ओवम के वाल को गलाने का काम एक्ट्रोसोम करता है। न्यूक्लियस है, इसमें इसका साइटोप्लाज्म है। और फिर मध्य भाग में क्या होता है? मध्य भाग में जो मतलब कुछ रेटिकुलेट जो है सर्पिल माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। उस माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है कि स्पर्म जब मूवमेंट करता है, जब स्पर्म जो है मतलब जो है एक स्थान दूसरे स्थान मूव कर रहा होता है, उस कंडीशन में माइटोकॉन्ड्रिया उसे क्या देती है? ऊर्जा देती है। और ऊर्जा किसके रूप में? एटीपी के रूप में, यानी इसे जो है ऊर्जा प्रदान करने का काम करती है। यानी कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि स्पर्म के किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, तो मिडिल पार्ट में या मध्य भाग में आप कहेंगे। उसके बाद फिर नीचे के पोर्शन में आपका जो है एक्सियल फाइब्रिल या अक्षीय तंतु पाए जाते हैं। अक्षीय तंतु हमारे जो है टेल पार्ट तक पीछे तक पाए जाते हैं, जिसके मूव के थ्रू भी जो है स्पर्म को चलने में आसानी होती है। इस प्रकार से शुक्राणु की संरचना में इतने पॉइंट थे, इतने भाग थे। ये टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आगे नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको जो है मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बताएंगे। तो आप इनको जो इस टॉपिक को जो है अच्छे प्रकार से पढ़िए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू। जय हिंद।